नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हम भारत के भौतिक भागों में हिमालय का अध्ययन कर चुके हैं। उसी के साथ हमने यह जो उत्तर का मैदानी क्षेत्र है इस पर हमने चर्चा कर ली है। आज का जो हमारा विषय रहेगा वह थार के मरुस्थल तथा अन्य भौतिक भागों पर रहेगा। तो थार का मरुस्थल देखिए, थार का मरुस्थल जो है यह भारत के उत्तर पश्चिमी, यह उत्तर और यह पश्चिमी इस क्षेत्र में मध्य भाग में पाया जाता है। थार के मरुस्थल की बात करें उसमें अधिकांश थार का मरुस्थल जो है इस स्थान पर राजस्थान राज्य है और राजस्थान में पाया जाता है। इस पर हम विस्तार से देखते हैं। देखिए, थार का मरुस्थल जलवायु परिवर्तन से निर्मित यह मरुस्थल अरावली पर्वत के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में सिंधु के मैदान तक विस्तृत है। यह लगभग 150 से 380 मीटर ऊंचा है और 640 मीटर लंबा है, 160 मीटर चौड़ा है। यहाँ पर तेज हवाएं बालू का स्तूपों का निर्माण करती हैं, अर्थात रेत की टीलों का निर्माण करती हैं। इन टीलों में हम देखते हैं कि इन टीलों के मध्य जो वर्षा होती है वहाँ से उनका जल इकट्ठा होता है, जिसके कारण कुछ अस्थायी झीलें बन जाती हैं जिन्हें रन या ढांड कहा जाता है। सांभर, लोन करणसर, डीडवाना, पचपर्दा यह यहाँ पर पाई जाने वाली विशेष खारे पानी की झीलें हैं। इनमें नमक तैयार किया जाता है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार यह क्षेत्र पहले उपजाऊ भाग था, कोई समय रहा होगा। यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ रहती थी। एक उदाहरण हमें यहाँ पर मिलता है सरस्वती नदी। तो देखिए, थार के मरुस्थल पर जो प्रश्न बनने की संभावना होती है वह एक इसकी स्थिति विशेष होती है कि यह अरावली से किस दिशा में स्थित है, या फिर इसके गंगा यमुना का कौन सा मैदान जो है वो इसकी किस दिशा में स्थित है, या फिर हम देखते हैं कि प्रश्न बनता है रन या ढांड क्या है, या खारे पानी की झीलें सर्वाधिक किस भौतिक भाग में पाई जाती हैं, या फिर सरस्वती नदी प्राचीन काल में किस स्थान पर बहती थी। ये कुछ प्रश्न हैं जो थार के मरुस्थल के बारे में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थार के मरुस्थल का विस्तृत अध्ययन हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला भौतिक भाग जो हमारा है वह हमारा है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। देखिए, प्रायद्वीप शब्द को समझना बहुत ही आवश्यक है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वह भौतिक भाग या वह क्षेत्र जो तीन ओर से पानी से घिरा हो उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। समझिएगा, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ स्थलीय भाग प्रायद्वीप कहलाता है। भारत की हम बात करते हैं, देखिए भारत का निचला हिस्सा है ये। भारत की हम बात करते हैं, इस स्थान पर हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी स्थित है। इधर की हम बात करते हैं तो अरब सागर स्थित है, और नीचे की हम बात करते हैं तो एम आकृति में एक महासागर है, हिंद महासागर स्थित है। तो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। अब इस क्षेत्र में पठारी भाग पाया जाता है, इस कारण हमने शब्द का प्रयोग किया है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए भारत के विशाल मैदान के दक्षिण में अति प्राचीन लावा निर्मित भूभाग है। तो प्रश्न बनता है प्रायद्वीपीय पठार जो भारत का भौतिक भाग है वह किस अवशेष निर्मित है? तो लावा निर्मित भौतिक भाग है ये। यह 7 लाख वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। हमने बात की थी 5 लाख वर्ग क्षेत्र में हिमालय फैला हुआ था, और हमने ये बात भी कही थी कि सबसे जो अधिक उपजाऊ भौतिक भाग था वह था उत्तर का मैदानी भाग। यहाँ हम बात कर देंगे एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक भाग कौन सा है? तो हम कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार। इसके तीनों ओर समुद्र या पानी है। इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार पठार की है। इसके उत्तर में हम देखते हैं हिमाचल विंध्याचल पर्वतमाला है, तथा ऊपर की तरफ हम देखते हैं कुमारी अंतरीप है। यह इसकी भौतिक स्थिति को समझाने का इन्होंने प्रयास किया है। अब हम देखते हैं कि जो यह भौतिक भाग है इसे पुनः और किन भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि से लेकर के कन्याकुमारी तक इसकी अधिकतम ऊंचाई 1800 किलोमीटर है, अधिकतम चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। इस पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर है। इसका विस्तार जो देखिए राजस्थान को लीजिए, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल सभी क्षेत्रों में है। प्रायद्वीपीय भारत को हम पुनः विभक्त करेंगे जैसे हमने हिमालय का विभाजन किया था। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत जो है उसको हम किन किन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया पश्चिमी घाट। देखिए, ये हमारा भारत है, प्रायद्वीपीय भारत। इसका यह जो क्षेत्र है यह पश्चिमी घाट कहलाता है। तो पश्चिमी घाट
दक्षिण के पठार का पश्चिमी किनारा पश्चिम घाट के रूप में जाना जाता है। यह उत्तर में सह्याद्री तथा दक्षिण में नीलगिरी के नाम से जाता है। उत्तर में से तात्पर्य है यहाँ पर इस स्थान पर हम इनको कहेंगे सह्याद्री, ठीक है, और यहाँ पर हम इसे कहेंगे नीलगिरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है तो दक्षिण में नीलगिरी और उत्तर में सह्याद्री कहलाता है। अरब सागर की ओर ढाल तीव्र तथा पूर्व की ओर ढाल इसका धीमा है। इसमें लगभग 1000 औसत ऊंचाई वाले सह्याद्री का ताप्ती घाटी से कुमारी अंतरिक्ष तक एक क्रमिक विस्तार है। इसमें कुछ घाट पाए जाते हैं जैसे भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट। दक्षिण में यह पूर्वी घाट से मिल जाता है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आया आपके कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुदी 2637 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। फिर बात करेंगे, यह जो भाग है यह सह्याद्री भी कहलाता है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट भी कहलाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामुडई है जो कि 2637 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे पूर्वी घाट। तो देखिए पूर्वी घाट की हम बात करते हैं। पूर्वी घाट जो है इस तरीके से हमने प्रायद्वीपीय भारत बनाए। अब हम बात करेंगे इस वाले क्षेत्र की, यह पूर्वी घाट कहलाता है। तो देखिए पश्चिम घाट की अपेक्षा ये थोड़ा कम ऊंचा है, तट से काफ़ी दूर भी स्थित है और क्रम से नहीं है, अक्रमिक है। यह घाट पूर्वी तट के समानांतर 800 मीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यह उत्तर में महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। तो देखिए यहाँ हमने जब पश्चिमी घाट किया था तो यहाँ हमने कहा था सह्याद्री से लेकर के नीलगिरी तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट में भी हम करते हैं, यहाँ ये महानदी से लेकर के इस स्थान पर नीलगिरी तक फैला हुआ है, ठीक है। यह कह सकते हैं नीलगिरी इनका जंक्शन कहलाता है, इनका मिलन बिंदु कहलाता है। पूर्व की ओर बहने वाली सभी नदियों ने पूर्वी घाट को काफ़ी विकसित कर दिया है। औसत ऊंचाई तथा इसकी सबसे ऊंची चोटियों की हम बात करें तो 1500 मीटर के लगभग इनकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगढ़ नाम से, ठीक है। पूर्वी घाट हमने किया, पश्चिमी घाट हमने किया। अब हम देखते हैं दक्षिण का पठार जो है, जो ज्वालामुखी निर्मित है, जिसे हम मुख्य रूप से हमारा भौतिक भाग भी कह सकते हैं। तो दक्षिण का जो पठार है उस पर हम बात कर रहे हैं। यह अत्यंत प्राचीन दृढ़ भूभाग है। इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। ज्वालामुखी के उद्गार में जो लावा निकलता है उससे इसका निर्माण हुआ है। लावा निर्मित होने के कारण यह भाग, भौतिक भाग जो ये उपजाऊ भी है, साथ में यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ये, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के भाग इसमें सम्मिलित हैं। इसका ढाल पूर्व की ओर है, इसलिए इस पठार की अधिकांश नदियाँ भी पूर्व नदी की ओर बहती हैं, ठीक है। पूर्वी घाट की ओर बहती है ये नदियाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन नदियों से इसे छोटे छोटे पठारों में विभक्त कर दिया है, ठीक है। छोटे छोटे पठारों में बंट गया, जैसे प्रायद्वीपीय पठार जो है छत्तीसगढ़ का पठार, मैसूर या कर्नाटक का पठार, रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार आदि अन्य पठारों में विभक्त हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार भारत के भौतिक भागों की दृष्टि से मैंने कहा कि सबसे बड़ा क्षेत्र भी आता है और उपजाऊ भी है, प्लस यहाँ पर खूब सारे खनिजों का भंडार है। तो इसके हम थोड़ा सा महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार का महत्व, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। किसी भी भौतिक भाग में जहाँ हम पठारी क्षेत्र पढ़ते हैं वहाँ खनिजों का भंडार हमें निश्चित रूप से मिलेगा, ये आप कंसेप्ट बना के चलिए। तो खनिज भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है लावे के कारण, उद्गार के कारण। इस कारण काली मिट्टी में कपास का उत्पादन भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर वनों में देखें तो हम सागवान का वन, शीशम, चंदन जैसे बहुमूल्य जो मानसूनी वन होते हैं वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। नदियों में जलप्रपात जो हैं वो यहाँ मिलते हैं, जिसके कारण जल विद्युत का उत्पादन भी इस क्षेत्र में होता है। इसके प्रमुख पर्यटन स्थलों में हम बात करें पंचमढ़ी, महाबलेश्वर, उद्गम मंडम या ऊटी कह सकते हैं आदि पर्यटन स्थल इस प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। तो यहाँ हमने 2 भौतिक भाग जिसमें थार का मरुस्थल की सामान्य जानकारी ली, उसी के साथ में प्रायद्वीपीय पठार की भी सामान्य जानकारी ली। आज हम अगला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।